बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कोविड-19 की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए प्लीज़ स्टे एट होम। बिला ज़रूरत घर से बाहर मत निकलें। और वो बच्चे जिनकी कोई की शॉपिंग वगैरह भी रहती है वो उसको बस एक ही दफ़ा जाके कंप्लीट करें। 8 मई से वैसे ही कंप्लीट लॉकडाउन लग जाएगा, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी बंद होगी और बाज़ार भी बंद होंगे। अपना ख्याल रखें। बाहर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, कोविड-19 भी है। घर बैठ के बस अपना पढ़ें और अपने हाथ पाँव और मुंह वगैरह बार बार साबुन के साथ धोते रहें। तो बेटे, आज हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो मिलर हार्ले की बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 19 है, और रामे वाली बुक पे आई थिंक सो चैप्टर नंबर 13 है। इसका नाम है एम्फीबियंस, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, यानी कि खुश्की पे आने वाले सबसे पहले जो वर्टिब्रेट्स थे उस ग्रुप का नाम एम्फीबियन है। तो ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा की क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करते हैं। इनके नाम के अंदर ही इनका कैरेक्टर है। इंग्लिश में एक वर्ड होता है, एडजेक्टिव है, उसको एम्फीबियस कहा जाता है। एम्फीबियस का मतलब होता है कि कोई भी इस तरह की चीज़ या इस तरह का ऑर्गेनिज़म जो खुश्की और पानी दोनों जगहों पे रह सकता है, उसको एम्फीबियस कहते हैं। इस तरह के लाइफस्टाइल को एम्फीबियस लाइफस्टाइल कहते हैं। और अगर एनिमल्स में किसी एनिमल में ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उसको एम्फीबियन कहा जाता है। तो ये जो एम्फीबियस का टर्म है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। मिलिट्री के पास एम्फीबियस टैंक्स होते हैं, एम्फीबियस व्हीकल्स होते हैं, यानी कि इस तरह की गाड़ियाँ या टैंक वगैरह जो पानी के अंदर से भी गुज़र जाते हैं, वहाँ जाके बंद नहीं होते, यानी कि हाफ से ज़्यादा पानी में डूबने पे भी उसके अंदर से इजीली गुज़र सकते हैं। अच्छा, तो बेटे इस चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो ये डिस्कस किया जाएगा कि खुश्की पे रहने के लिए एम्फीबियंस जो कि फ़िशेस से ही बनने वाला ग्रुप है, तो फ़िश से एम्फीबियन तक आते आते इनकी बॉडी के अंदर फ़िज़िकल चेंजेस कौन कौन से आए। दूसरा, इसमें फ़िज़ियोलॉजिकल चेंजेस यानी कि इसके जो सिस्टम्स थे वो कैसे कैसे चेंज हुए। मॉडर्न एम्फीबियंस के बारे में पढ़ेंगे, इनका सर्वे यानी कि इनकी क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू, जिसमें इसके ऑर्डर कॉर्डेटा है, जिसमें सैलेमेंडर्स आते हैं, जिम्नोफियोना के अंदर सिसिलियंस आते हैं, लिम्बलेस होते हैं, ऑर्डर एन्यूरा के अंदर फ्रॉग्स और टोड्स आते हैं। तो यही 3 इसके ऑर्डर्स हैं। उसके बाद इनकी लाइफ हिस्ट्री, कहाँ पे कैसे रहते हैं, इनके डेवलपमेंटल स्टेजेस वगैरह। तो फर्स्ट टॉपिक जो आपके चैप्टर का है ये है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। उसके अंदर थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है, यानी कि एम्फीबियंस के अंदर से जो सबसे फेमस इसका ऑर्डर है वो है ऑर्डर एन्यूरा, जिसके अंदर फ्रॉग एंड टॉड यानी कि मेंढक वगैरह आते हैं। तो आप में से सभी ने सैलेमेंडर, न्यूट या सिसिलियंस वगैरह चाहे ना देखे हों, लेकिन फ्रॉग्स या टोड्स आपने देखे हुए हैं। और ये आपका प्रैक्टिकल का पार्ट भी रहे हैं पिछली क्लासेस में। इसलिए आप सभी के सभी फ्रॉग से फेमिलियर हैं। तो ये पानी से आने वाला ग्रुप है, यानी कि इनके जो एंसेस्टर थे वो पानी में रहने वाले एनिमल्स थे, जहाँ से ये ट्रांसफ़र हो के खुश्की पे आ गए। अब एक चीज़ जो आपने ख़ुद भी आप नोटिस करेंगे,
और वो की पॉइंट आपने उसको माइंड में भी रखना है कि ये जो सारा ग्रुप है एम्फीबियंस का, ये मुकम्मल तौर पे खुश्की पे रहने के लिए अडाप्टेड अभी नहीं है, और इनकी लाइफ का काफ़ी पीरियड और बल्कि इनकी कुछ जो नेसेसरी स्टेजेस हैं जस्ट लाइक इनकी रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस, उसके लिए ये पानी पे ही डिपेंड करते हैं। और मेंढक वगैरह अंडे पानी में ही देते हैं, इसके लार्वे भी पानी में ही निकलते हैं और वहीं पे ही डेवलप होते हैं। सिमिलरली जब आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बेटे क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर आपने देखा था कि जो सैलेमेंडर का लार्वा है वो भी पानी के अंदर है, और उसके सर की दोनों साइड्स पे रेस्पिरेशन के लिए एक्सटर्नल गिल्स जो कि ब्रांचिंग ट्री की फॉर्म में होते हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सभी एम्फीबियंस अपनी लाइफ हिस्ट्री के अंदर खुश्की और पानी के चक्कर लगाते रहते हैं। डेवलपमेंटल स्टेजेस के अलावा ये सभी के सभी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि ये इनफ इंटरनल हीट प्रोड्यूस करके अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट पॉइंट पे नहीं रख सकते, इसलिए ये एक्सटर्नल सोर्सेस से आने वाले टेम्परेचर पे रिलाई करते हैं। यानी कि अगर मेंढक पानी के अंदर है और इसको ठंड फील होनी शुरू हो गई तो बाहर निकल के धूप में आ जाएगा, और जब इसको गर्मी फील होने लगेगी तो ये वापस पानी में चला जाएगा। अगर पानी नहीं है तो छाँव में जाके कहीं बैठ जाएगा, और अगर इसको सूटेबल शेडी प्लेस या वाटर नहीं मिलता फिर ये सरवाइव नहीं कर सकेगा, फिर ये अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। यानी कि इसकी बॉडी के अंदर इतना एफिशिएंट मैकेनिज़्म नहीं है जो इसको चेंजिंग टेम्परेचर के साथ साथ कोप कर सके। नेक्स्ट इसके जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स हैं, तो वर्टिब्रेट की हिस्ट्री के पहले 250 मिलियन यानी कि जो 25 करोड़ साल हैं, उसके अंदर जो वर्टिब्रेट्स थे ये मेनली एक्वेटिक हैबिटेट यानी कि फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर, पॉन्ड्स, रिवर्स वगैरह के अंदर उनमें ही डाइवर्सिफाई हुए। तो डिवोनियन पीरियड जोलॉजिकल टाइम स्केल बेटे आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे जो पेपर है जोलॉजी था इसको फर्स्ट कोर्स, उसमें भी आपने पढ़ा था, इससे पहले आपने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है। तो जो डिवोनियन पीरियड है इसको एज ऑफ फिशेस कहा जाता है, यानी कि इस पीरियड के अंदर प्लैनेट अर्थ के ऊपर बहुत बड़े बड़े साइज़ की और बड़ी डेवलप्ड किस्म की फ़िशेस पाई जाती थी। आप प्रीवियस चैप्टर्स में उनके बारे में पढ़ भी चुके हैं, जिस तरह से प्लेकोडॉन्स वगैरह थे और शार्क के एंसेस्टर थे। मेगालोडॉन बहुत बड़े साइज़ की एक शार्क थी, जिसकी छोटी फॉर्म कारकैरोडॉन जिसको ग्रेट वाइट शार्क कहते हैं वो आजकल पाई जाती है। तो इस दौर के अंदर वो एनिमल जो अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़े थे कि जो पानी से निकल के शैलो वाटर या खुश्की पे आ जाते थे, वो कोई बहुत बड़े साइज़ के प्रेडेटर्स नहीं थे, वो कंपैरेटिवली छोटे साइज़ के एनिमल्स थे। अब ये खुश्की पे आ जाते थे क्योंकि इनके अंदर सांस लेने के लिए लंग्स पाए जाते थे, इसलिए हवा के अंदर सांस ले सकते थे। दूसरा, इनके जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स थे उसको ये लिम्स यानी कि टांगों की तरह यूज़ करके कीचड़ वगैरह के अंदर या मिट्टी के अंदर घिसट घिसट के चल लेते थे। अब इस पीरियड के अंदर खुश्की के ऊपर कोई वर्टिब्रेट्स तो दूसरे नहीं पाए जाते थे। वर्टिब्रेट्स का पहला ग्रुप जो खुश्की पे आया वो बजाते खुद यही था। हाँ, उस दौर के अंदर जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है यानी कि इंसेक्ट वगैरह, इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती थी। पानी में भी थे, खुश्की के ऊपर भी इसकी बहुत सारी टाइप्स पाई जाती थी, इसलिए खुश्की पे आने वाले जो अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स थे उनको शिकार करने के लिए ये जो प्राइमरी फूड सोर्स था उनका वो ये इंसेक्ट ही थे। तो एम्फीबियंस के सभी ग्रुप्स आर्थ्रोपोडा के ऊपर यानी कि कीड़े मकोड़ों के ऊपर ही फीड करते हैं, तो तब से करते आ रहे हैं, और अब भी इनकी जो मोस्ट प्रेफर्ड डाइट है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े, मच्छर, पानी में पाए जाने वाले, खुश्की में पाए जाने वाले, वो सारे। ठीक है, उसके बाद ये फिगर 19.1 है जिसके अंदर एक फ्रॉग को दिखाया गया है। तो ये
ट्री फ्रॉग है इसका जो पूरा साइंटिफिक नेम है, इसको हाइला एंडरसोनी कहा जाता है। हाइला फ्रॉग्स का बारीक मुंह वाले जो थोड़े फ्रॉग्स होते हैं, इनका जीनस है, इसी नेम पे इसके ऑर्डर और इसकी फैमिलीज़ भी हैं, और एंडरसोनी स्पीशीज़ नेम है। जिस बंदे ने इसको दरियाफ्त किया था उसके नेम पे इसका स्पीशीज़ नेम रखा गया। तो बाकी डिटेल वही है कि एम्फीबियन से बिलोंग करता है और इसके एंसेस्टर खुश्की पे आने वाले सबसे पहले वर्टिब्रेट्स के अंदर से थे। तो पाकिस्तान में इस तरह के कलरफुल फ्रॉग्स नहीं पाए जाते जो दरख्तों पे रहते हैं। तो ये मोस्टली रेन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पे मॉइस्ट ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है और ज़मीन तक डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन दरख्त बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं और बहुत थिक होते हैं। उनके ऊपर से जो आपस में ब्रांचेस मिली होती हैं पोर्शन, उसको कैनोपी कहते हैं, वो इतनी थिक होती है कि ज़मीन तक सन रेज़ बिल्कुल भी नहीं आती। अच्छा, तो इस चैप्टर के अंदर जो एम्फीबियंस का ओरिजिन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक एंशिएंट ग्रुप जिसको सार्कोपेटर्जियंस कहा जाता है, उसी से बनने वाला एक आगे ग्रुप जो कि फ्यूचर के एम्फीबियंस के अंदर चेंज हुआ। और उसके बाद एडाप्टिव रेडिएशन के अलग-अलग इन्वायरमेंट में रहने के लिए इनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के चेंजेस आए, जिससे डिफरेंट शेप्स के एम्फीबियंस बने। यानी कि जो सैलेमेंडर और न्यूट्स होते हैं, इनके 4 लिम्स होते हैं, 4 टांगें और एक लंबी टेल होती है। और सिसिलियन के कोई लिम्स नहीं होते, स्नेक लाइक या वर्म लाइक बॉडी होती है। और फ्रॉग और टॉड इनके 4 लिम्स होते हैं और इनकी टेल नहीं होती। तो बेटे इनकी शक्लो सूरत के अंदर और इनकी एनाटॉमी में जो डिफरेंस है, इस वजह से कि इन सभी ग्रुप्स की एवोल्यूशन अलग-अलग तरह के इन्वायरमेंट्स के अंदर या अलग-अलग हैबिटेट के अंदर हुई है, जिसकी वजह से ये सारे ग्रुप्स एक दूसरे से अलग-अलग बन गए। ठीक है, अगली चीज़ के सबसे पहला एम्फीबियन कौन सा था? तो सबसे पहले एम्फीबियन के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कोई फॉसल रिकॉर्ड देख के बताया जा सके कि जो सबसे पहला एम्फीबियन बना था वो एग्जैक्ट यही था। लेकिन हाथ पाँव का स्ट्रक्चर, स्कल का स्ट्रक्चर, दांतों का स्ट्रक्चर, ये वो चीज़ें हैं जो फॉसल की स्टडी के अंदर इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिनको सबसे पहले देखा जाता है। इसमें से भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो किसी जानवर के दांत होते हैं। तो एनी हाउ इन फैक्टर्स की बेस के ऊपर एक थायोस्टेगा एक एंशियंट एनिमल था, तो इसको ही सबसे शुरू वाले रेप्टाइल्स के अंदर से, सॉरी एम्फीबियंस के अंदर से कंसिडर किया जाता है कि जो सबसे पहला एम्फीबियन था वो यही इक्थायोस्टेगा था। तो ये फिगर 19.2 के अंदर है, ये फिगर 19.2 है। अर्ली एम्फीबियन था, इसकी डिटेल ये है कि इसके फॉसल ईस्टर्न ग्रीनलैंड के अंदर मिलते हैं और नीचे वाली रॉक्स के अंदर, यानी कि डिवोनियन पीरियड के डिपॉजिट से मुराद सेडिमेंट्री रॉक्स, वहाँ से इसके फॉसल्स मिलते हैं। अब बेटे ज़रा डायग्राम को देखें, इसमें जो वाइट कलर का पोर्शन जो इसका स्केल्टन बना हुआ है, ये वो पोर्शन है जो डिस्कवर हुआ था। इसके इर्द गिर्द जो ग्रीन कलर की आउटलाइन बनाई गई है, ये इसकी रिक्रिएशन है, यानी कि इस तरह से इसकी बॉडी का इस तरह का शक्ल सूरत साइज़ होता था। तो इसकी जो टोटल लेंथ थी ये तकरीबन 65 सेंटीमीटर बनती है, यानी कि 2 फुट से थोड़ी सी ज़्यादा। खुश्की पे रहने के लिए इसके अंदर जो अडाप्टेशंस आए, इन अडाप्टेशंस पे गौर करना। सबसे पहले इसके अंदर पेक्टोरल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल, यानी कि ये वाला पोर्शन जो इसका 4 लिम्स के साथ वाला है, जिसके साथ 4 लिम्स अटैच है, ये इसका पेक्टोरल गिर्डल है। और जहाँ पे इसके हाइंड लिम्स अटैच हैं, ये वाला पोर्शन, ये इसका पेल्विक गिर्डल है। तो ये कंपैरेटिवली डेंस और स्ट्रॉन्ग किस्म की बोन्स के बने हुए थे, ताकि खुश्की के ऊपर इसके टांगों, बाजुओं को और बॉडी को सपोर्ट दे सकें। रीज़न इसका ये है कि पानी बायंसी प्रोवाइड करता है,
जिससे बॉडी को बड़ी हद तक सपोर्ट मिल जाती है, बॉडी एकदम से नीचे बॉटम की तरफ नहीं जानी शुरू हो जाती। लेकिन खुश्की के ऊपर हर तरफ हवा होती है। हवा पानी की निस्बत बहुत रेयर मीडियम है और बॉडी को किसी तरह की लिफ्ट या सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। इस वजह से सारे का सारा वज़न स्केल्टन के ऊपर ही पड़ता है। इसलिए स्केल्टन पक्का मज़बूत और हैवी किस्म का होना चाहिए ताकि सारे बॉडी वेट को ग्राउंड से ऊपर उठा के रखे। अच्छा, दूसरा इसमें करैक्टर इसके जबड़े हैं, इसके जॉस। तो जॉस इसके स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी बेस पे ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि इसका जो लाइफ स्टाइल था ये प्रीडेटरी लाइफ स्टाइल था, यानी कि प्रेडेटर था जो कम गहरे पानी के अंदर शिकार करता था और कभी कभी बिल्कुल मतलब कि किनारे से बाहर खुश्की पे भी आ जाता था। बाकी के फीचर्स के अंदर इसकी स्कल है और स्कल का स्ट्रक्चर एंशियंट सार्कोपेटर्जियन यानी कि फ़िशेस के जो पुराना सार्कोपेटर्जी जो फ़िश का ग्रुप है, इसके जो एंशियंट मेंबर थे उससे मिलता जुलता है। और इसकी जो टेल थी वो भी फ़िश के फिन लाइक यानी कि चप्पू की तरह की चिपटी टेल थी। ये रियल में अब इस टेल को बिल्कुल ऐसे समझें कि जिस तरह से पिछले लेक्चर के अंदर न्यूट की एक एग्जांपल थी चिपटी टेल वाले की, वो जो मैरून ब्लैक से कलर के थे, दो एक्वेरियम में तैर रहे, उस तरह की टेल। अच्छा, तो उसके बाद अगली चीज़ ये है कि बोनी रेस जो इसके वर्टिब्रेट की हड्डी के मोरों के डॉर्सल साइड के ऊपर हैं, वही इसकी टेल को सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो ये पैटर्न फ़िश के डॉर्सल फिन के पैटर्न की तरह का है और इस स्पेसिमन के अलावा यानी कि एक थायोस्टेगा के अलावा ये फ़िशेस के अंदर तो पाया जाता है, लेकिन खुश्की के किसी भी वर्टिब्रेट के अंदर नहीं पाया जाता। तो इस इम्पोर्टेंट करैक्टर की बेस पे इसी को ही फ़िश और रेप्टाइल के दरमियान का फ़िश और एम्फीबियन के दरमियान का, जो मॉडर्न एम्फीबियन है, इनके दरमियान का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी मज़ीद जो रिकन्स्ट्रक्टेड इमेजेस हैं वो सेंड कर दूँगा। अच्छा बेटे, यहाँ से अब 19.2 के बाद जहाँ पे ऑरेंज कलर का टी लिखा है 2 वाला, तो एंशियंट एम्फीबियंस के दो लीनिएजेस, दो ग्रुप्स जो ज़माना कदीम के अंदर पाए जाते थे, एक लेट डिवोनियन पीरियड के अंदर और दूसरा अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर। इन दोनों को एक दूसरे से अलग-अलग इस तरह से डिस्टिंग्विश किया जाता है कि इनकी स्कल की रूफ यानी कि उसका टॉप पोर्शन और स्कल का पोस्टीरियर पोर्शन आपस में किस तरह से अटैच होते हैं। तो इनमें से एम्फीबियंस की एक लीनिएज यानी कि एक ग्रुप कार्बोनिफेरस पीरियड के एंड तक आते आते एक्सटिंक्ट हो गया। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट फीचर ये था कि इनके अंदर एमनियोटिक एग्स पाए जाते थे। एमनियोटिक एग इस तरह का एग होता है जिसके अंदर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको एमनियन कहा जाता है। ठीक है, तो वैसे जो मॉडर्न एनिमल जिस तरह से बर्ड्स वगैरह, इनके एग्स के अंदर 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉयस। तो वो एग्स इनके अंदर एमनियोटिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो एग्स डेसिकेशन रेजिस्टेंट होते हैं और खुश्की के ऊपर या ज़मीन के ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर हवा में या वैसे वो पड़े सूखते नहीं हैं। इसके बरक्स जो फ़िशेस वगैरह के ऐसे पिछले ग्रुप्स के एग्स होते हैं, उनके अंदर ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन नहीं होती। इस वजह से इन सभी एनिमल्स के एग डेसिकेशन रेजिस्टेंट नहीं होते। ये अब ऐसे समझें कि जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके एग। और आपको याद होगा कि एक दफ़ा वो छोटे छोटे दाने से आए थे जिनको पानी में डालते थे, बड़े हो जाते थे, तो लोग उनको डेकोरेशन के लिए शीशे की बॉटल्स वगैरह के अंदर डाल के ड्राइंग रूम में टेबल वगैरह पे रखा होता था। तो जिस तरह से वो बॉल्स छोटे छोटे जेली लाइक होते थे, सेम इसी तरह से ये फ़िशेस वगैरह के एग्स और ये धूप में रखने पे या ओपन एयर में रखने पे यानी कि पानी से बाहर निकालने पे कुछ टाइम के बाद डेसिकेट हो जाते हैं, डिहाइड्रेट होके ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो एमनियोटिक एग वाली लीनिएज थी, इसको एमनियोट लीनिएज कहा जाता है।
और इसके अंदर से जो शुरू वाले एम्फीबियंस थे वो तो एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन उसके जो डिसेंडेंट यानी कि उससे आगे बनने वाले ग्रुप थे, इसमें से सबसे पहला ग्रुप आता है रेप्टाइल्स का, दूसरा ग्रुप आता है बर्ड्स का और तीसरा ग्रुप आता है मैमल्स का। तो इसी एमनियोटिक मेम्ब्रेन की बेस पे जो रेप्टाइल्स हैं, जिस तरह से कछुए, सांप, छिपकलियाँ वगैरह, क्रोकोडाइल्स, इस ग्रुप को फर्स्ट एमनियोट्स कहा जाता है, यानी कि खुश्की पे पाए जाने वाले वर्टिब्रेट्स का वो ग्रुप जिसके अंदर सबसे पहले एमनियोटिक मेम्ब्रेन वो अपीयर हुई। तो इसकी जो दूसरी लीनिएज थी ये जुरासिक पीरियड के अंदर पाई जाती थी, और इसके अंदर से पहले इसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ थी, लेकिन वो सब पास्ट के अंदर यानी कि बहुत अरसा पहले एक्सटिंक्ट हो गई। सिर्फ इसमें से थोड़े से मेंबर्स बचे, और जो इसके थोड़े से मेंबर्स बचे उन्हीं से ही एम्फीबियंस के जो 3 मॉडर्न ऑर्डर्स हैं वो बने। यानी कि ये वाला टेबल, इसको भी हम पढ़ते हैं। इनको नॉन एमनियोट लीनिएज कहा जाता है, यानी कि इनके एग्स के अंदर जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन एमनियन होती है वो एब्सेंट है, इसलिए ये नॉन एमनियोट हैं, और जिनके अंदर होती है उनको एमनियोट कहा जाता है। तो एमनियोट लीनिएज के अंदर रेप्टाइल, बर्ड और मैमल ये 3 ग्रुप्स आते हैं, और नॉन एमनियोट लीनिएज के अंदर रेप्टाइल से पीछे वाले ग्रुप्स। यहाँ पे एम्फीबियन की बात हो रही, तो एम्फीबियन के 3 ऑर्डर्स इसके अंदर आते हैं। तो अगला बेटे इसके अंदर सर्वे ऑफ एम्फीबियंस है। तो एम्फीबियन दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट्स के ऊपर पाए जाते हैं सिवाय अंटार्कटिका के, क्योंकि वो फ्रिजिड जोन है, बर्फ़ानी इलाका है और टेम्परेचर बहुत कम है। कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से एम्फीबियंस इतने कम टेम्परेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा ओशियानिक आइलैंड यानी कि बड़े समंदरों के दरमियान में जो छोटे छोटे जजीरे आते हैं वहाँ पे एम्फीबियंस नहीं पाए जाते। अगर कहीं पे पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको कहीं बाहर से ले जाके वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो मॉडर्न एम्फीबियंस की जो स्पीशीज़ की तादाद है 3000 के करीब है। पास्ट में इसकी तादाद ज़्यादा होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ इसमें से बहुत सारे एक्सटिंक्ट हो गए और अब थोड़े से पाए जाते हैं बस। इनको 3 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑर्डर इज़ ऑर्डर कॉर्डेटा, इसके मेंबर्स के अंदर सैलेमेंडर्स आते हैं। सेकंड ऑर्डर है एन्यूरा, इसमें फ्रॉग्स और टोड्स आते हैं। और तीसरा ऑर्डर जिम्नोफियोना, इसके अंदर सिसिलियंस आते हैं। तो टेबल 19.1 ये क्लासिफिकेशन वाला टेबल है। तो इसकी डिटेल्स हमने कल पढ़ ली थी, इसको एक दफ़ा फिर इसके की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बेटा टेबल को आप ये समझें कि बिल्कुल छोटा सा टेबल है, लेकिन ये इस पूरे चैप्टर का जो एसेंस है, यानी कि इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि एम्फीबियंस के अंदर कौन कौन से ग्रुप हैं और हर ग्रुप के जनरल कैरेक्टर्स प्लस उसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। तो क्लास एम्फीबिया, इनके जनरल कैरेक्टर ये है कि स्किन के ऊपर म्यूकॉइड सेक्रीशन होती है, जिसकी वजह से स्किन ऊपर से गीली और स्लिपरी होती है। इनके ऊपर एपिडर्मल स्केल्स नहीं होते, इसलिए स्किन पतली है, सॉफ्ट है। फीदर्स इनके ऊपर नहीं होते और इनके ऊपर किसी भी तरह के हेयर नहीं होते, स्किन ऊपर से बिल्कुल स्मूथ है। और कुछ के अंदर बाद में मतलब कि जिस तरह से टोड्स वगैरह, उनकी स्किन ऊपर से ना हमवार ऊंची नीची सी होती है, उस पर दरारें या उभरे हुए हिस्से वार्ड्स लाइक बने होते हैं। इसके जो लार्वे होते हैं एक्वेटिक होते हैं और इनकी शक्ल सूरत एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से गुज़रते हैं और कई शेप्स चेंज करके फिर अपने पेरेंट्स की तरह की शेप में आते हैं। तो इनके दिल के अंदर जो चैम्बर हैं टोटल 3 होते हैं, यानी कि इसमें जो एट्रियम होता है वो 2 में डिवाइडेड होता है, लेकिन वेंट्रिकल अनडिवाइडेड होता है, वो एक ही होता है। तो टोटल दिल में 3 चैम्बर्स हैं,
राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम और वेंट्रिकल। उसके बाद इनके अंदर एक सर्विकल वर्टिब्रा और एक सैक्रल वर्टिब्रा वो पाया जाता है। पहला इसका ऑर्डर है कॉर्डेटा। इनकी टेल लंबी होती है, लिम्स के 2 पेयर यानी कि टोटल 4 इनकी टांगें होती हैं। मिडल ईयर इनके अंदर नहीं आता। एग्जाम्पल्स में सैलेमेंडर और न्यूट्स आते हैं। सेकंड एग्जांपल है इसकी जो ऑर्डर, इसका ऑर्डर जिम्नोफियोना। बॉडी इलोंगेटेड, पतली लंबी होती है, लिम्बलेस, टांगें वगैरह इनकी नहीं होती। बॉडी के ऊपर एनुलर ग्रूव्स यानी कि वो केंचुए की तरह के रिंग रिंग बने होते हैं जिससे बॉडी सेगमेंटेड नज़र आती है। तो ये ज़मीन में सुरंगें बनाने के लिए या ज़मीन में रोड बनाने के लिए बड़े एफिशिएंट होते हैं। टेल छोटी होती है, आगे से पॉइंटेड कॉनिकल शेप की होती है और दोनों लंग्स में से जो राइट वाला लंग होता है वो ज़्यादा फंक्शनल होता है और लेफ़्ट वाला जो लंग होता है वो रूडिमेंट्री होता है यानी कि साइज़ के अंदर रिड्यूस्ड हो जाता है। अब 2 लंग्स पूरे क्यों नहीं है, 2 की बजाय सिर्फ एक ही लंग क्यों फंक्शनल है? रीज़न उसका ये है, इसकी बॉडी पतली और लंबी होती है तो उस बॉडी का डायमीटर छोटा होता है जिसकी वजह से उसमें दोनों लंग्स फिट नहीं हो सकते। इसलिए ये इनकी एक तरह की एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन है कि 2 के अंदर से जो एक लंग है वो साइज़ में रिड्यूस हो जाता है। तो इससे जो अगला पढ़ेंगे ना क्लास, रेप्टाइल के अंदर जो स्नेक्स होते हैं, सांप, उनकी बॉडी भी चूँकि पतली लंबी इलोंगेटेड होती है, लिम्स नहीं होते, उनमें भी यही अडाप्टेशन होती है कि उनके 2 में से सिर्फ एक जो लंग होता है वो फंक्शनल होता है। तो जिम्नोफियोना के जो मेंबर्स हैं इनको सिसिलियंस कहा जाता है। तीसरा और आखिरी ऑर्डर है ऑर्डर एनूरा। ऑर्डर एनूरा या इसका जो दूसरा नेम है इसको सैलियंशिया कहा जाता है। टेल इनके अंदर नहीं होती, लार्वा में प्रेजेंट होती है, एडल्ट में टेल नहीं होती। पिछली टांगें कंपैरेटिवली लंबी होती हैं, अगली टांगें थोड़ी छोटी होती हैं। पिछली टांगें ज़्यादा मस्कुलर हैं और ये पानी में तैरने के लिए या छलांगे लगाने के लिए खुश्की पे यूज़ होती हैं। तो 5 से लेकर 9 तक इसमें प्री सैक्रल वर्टिब्री पाए जाते हैं जिसके अंदर ट्रांसवर्स प्रोसेसेस यानी कि ऑब्लिकली इसके अंदर उभरे हुए हिस्से भी पाए जाते हैं। पहले के अंदर नहीं होते, बाकी सब के साथ होते हैं। तो पोस्ट सैक्रल वर्टिब्री आपस में मिलके एक रॉड की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वो जो रॉड की तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को यूरोस्टाइल कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपने एफएससी की प्रैक्टिकल में पहले देखा होगा और मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर दूँगा। उसके बाद टिम्पैनम यानी कि इनकी आँखों के पीछे सर की दोनों साइड के ऊपर एक सर्कुलर मेम्ब्रेन होती है, उसको टिम्पैनम कहते हैं। ये इनकी ना हियरिंग यानी कि सुनने से लिंक्ड होती है। और दूसरा लेरिंक्स यानी कि इनके गले में जो साउंड बॉक्स फिट होता है, ये वेल डेवलप होता है जिससे ये मेंढक और टोड वगैरह बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि मौसम बरसात के अंदर ख़ास तौर पे रात के टाइम जब बारिशों का सीज़न होता है तो ये रात को बहुत शोर कर रहे होते हैं और इनकी आवाज़ बड़ी दूर दूर तक जा रही होती है। तो इसकी एग्जांपल्स के अंदर हर तरह के फ्रॉग्स और टोड्स आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये सिर्फ इसका जनरल इंट्रोडक्शन सा था, इस वजह से इसके मैं स्लाइड्स पे कन्वर्ट नहीं किया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से ऑर्डर कॉर्डेटा से इसकी जो डिटेल्स हैं वो स्टार्ट कर लेंगे। आप में से किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो बच्चा मेरे से पूछ सकता है। और दूसरा ये कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों क्लासेस में से कुछ बच्चों की अभी तक असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन नहीं आई, तो मेहरबानी करें और उनको टाइम से कंप्लीट करके भेजें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।